तो सवाल यह है, पिंजड़ा तोड़ गैंग जो बना था महिलाओं की आजादी के लिए, हॉस्टल में आजादी के लिए, वो दिल्ली दंगों तक कैसे पहुंच गया? अवनीश मेरे साथ है जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की है। इफ्रा के पास जाऊं उससे पहले मैं समझना चाहता हूं, मैंने आज अजीत भारती का एक लेख पढ़ा ऑफ इंडिया पर, उन्होंने बताया कि इन महिलाओं ने कि वहां पर ये जो पिंजड़ा तोड़ गैंग है ये उन गलियों में 10 दिन पहले से पहुंचना शुरू हो गया था, और इनके भड़काने और ब्रेन वॉश के बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जब डीसी पर हमला किया गया और रतनलाल शहीद कर दिए गए, ये तस्वीरें चल रही हैं, कैसे शांतिप्रिय प्रदर्शनकारियों ने पीट पीट कर कांस्टेबल को मार डाला, डीसीपी और एसीपी को घायल कर दिया। अवनीश, 10 दिन पहले से वहां जाने लगे, इनके ब्रेन वॉश करने के कारण ही पत्थर, क्या बोलते हैं, तेजाब, सरिये, डंडे जमा किए गए। क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपने क्या देखा, आंखों देखी वहां पर? जी बिल्कुल दीपक जी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इनकी भूमिका हत्या में नहीं थी, दंगों में नहीं थी, तो मैं बताता हूं इनकी भूमिका उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। जब जामिया हिंसा होती है और जामिया में पुलिस पे एलिगेशन लगते हैं कि वो जामिया कैंपस में घुसी, उसके बाद ये पिंजड़ा तोड़ ग्रुप हो, आयशा की लड़कियां हों या जेसीसी की लड़कियां हों, ये अलग अलग ग्रुप बनाकर इन मुस्लिम बहुल इलाकों की गलियों में इन्होंने जाना शुरू करा। और वहाँ हमने खुद देखा, मैं वहाँ स्थानीय पूर्व विधायक हैं मतीन अहमद, उनका इंटरव्यू करने गया था। मैंने देखा कि उनके आसपास के घरों में इस तरह की मीटिंग्स चल रही थी बेसमेंट में। मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा कौन है ये लड़कियां, यहाँ की तो नहीं लग रही हैं। तो उन्होंने बताया ये सब स्टूडेंट्स हैं और यहाँ मिलने के लिए आई हैं। वहीं से हमें समझ में आने लगा था कि क्या चीज़ें चल रही हैं। और फिर हमने देखा कि उन अगले 5-6 दिनों में वो ग्रुप्स अलग अलग गलियों में दिखाई दे रहे थे, वो मीटिंग्स कर रहे थे। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो उन महिलाओं को बरगला रहे थे, उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे जिन्हें सीए एनआरसी का नहीं पता था, और उनको लाकर सड़क पर बैठा दिया गया। हमने वो मूवमेंट भी कवर करा। हम वहाँ पर उनसे बातचीत करने जाते थे, जो लेडीज धरने पर बैठी थी, जो बच्चों के लिए बैठी थी। उस दौरान यही स्टूडेंट्स हमें उनसे बात करने से रोकते थे। हमें साफ धमका दिया जाता था कि हमारे ये 2-3 लोग हैं, आप इनसे बात करेंगे, इन महिलाओं से बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तभी समझ में आ रहा था कि ये पूरी जो प्लानिंग है ये किस तरफ जा रही है। कैसे आपने भीड़ को बरगलाकर सड़क पर बैठा दिया, उनसे सड़क जाम करवानी शुरू कर दी, और जब मीडिया के लोग उनसे बात करते थे तो हमें भी धमका थ्रेट किया जाता था कि आप इनसे बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम आपको कवरेज नहीं करने देंगे। और उसके बाद ही हमने देखा कि इन लोगों ने सड़क जाम की, पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की तो पुलिस पे पथराव हो गया। इस तरीके से दोनों जो वो बाकी पक्ष थे वो भिड़ गए, और इनके पीछे जो असामाजिक तत्व थे, जो तेजाब और गुलेल और इस तरह की सामग्री, पिस्तौलें लिए बैठे थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, और इस तरीके से दंगों की शुरुआत हुई। तो इससे जाहिर होता है कि किस तरीके से ये पूरी जो पीछे पर्दे की पीछे साजिश थी। जी शोएब भाई, मैं आपके पास 1 मिनट पे आता हूं। इफ्रा के पास मैं अभी तक नहीं गया हूं, ये उसके साथ नाइंसाफी है, उसके तुरंत बाद मैं आपके पास आऊंगा। इफ्रा बताइए, आखिरकार ये पृष्ठभूमि क्यों तैयार की गई? सबको पता था शाहीन बाग में जो कुछ हो रहा है उससे लोग उत्तेजित हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, और इस तरह की परिस्थितियां बन सकती है। लोगों ने इस बात को बार बार कहा। जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शाहीन बाग के एक भी इंसान को इस दिल्ली के राइट्स के लिए अरेस्ट नहीं किया गया है। तो बार बार आप शाहीन बाग के साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स को क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दूसरी बात, बार बार शफूरा जरगर क्या आपके एंटी-सीए प्रोटेस्ट में नहीं गई थी? क्या ये लड़कियां नहीं गई थी एंटी-सीए प्रोटेस्ट में? क्या ये लड़कियां जाफराबाद स्टेशन पर एंटी-सीए प्रोटेस्ट में तिरंगा लेकर हमारी जो बहनें बैठी हैं उनको नहीं बैठा रही थी? बताइए, शाहीन बाग से निकल के जाफराबाद गए थे ये लोग और प्लान करके गए थे। इफ्रा जी, इसका भी जवाब दीजिए। कोई भी प्रोटेस्ट हो दीपक भाई, उसको कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करता है। तो क्या हर प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग दंगाई होते हैं? ये तो ऐसी बात है कि जिसने भी अपना सामाजिक, जिसने भी अपना फंडामेंटल राइट यूज किया प्रोटेस्ट करने का, उसको अरेस्ट कर दो। तो फिर आप ये बार बार बोल रहे हैं कि ये महिलाएं जो है वहां जाती थी, तो उनकी, मेरा सवाल है, उनकी सीसीटीवी फुटेज कहां पे है? अगर दिल्ली पुलिस एक सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती है, इनकी सीसीटीवी फुटेज भी दिखा दे जहां ये आया करती थी। तीसरी बात आप कहते हैं ये दंगा, एक सेकंड, तीसरी बात आप कहते हैं इन्होंने दंगा भड़काया महिलाओं में। आज तो छोटे छोटे बच्चे के पास वीडियो रहती है, फोन रहता है जिसमें वीडियो उठाई जाती है। जब आप उमर खालिद का वीडियो उठा पाए तो इनका वीडियो एक सामने ले आइए ना। मैं एक नॉर्मल सिटीजन की तरह कहती हूँ कि इनके खिलाफ कहानियां तो बहुत हैं, बहुत सारे लोगों कहते हैं ये किया वो किया, लेकिन सबूत माफ कीजिएगा, हमने अभी तक एक भी, आपके रिपोर्टर थे, हमको नहीं दिखाया। जो गिरफ्तारी हुई है, इफ्रा जी आपने अपनी बात कर ली, जो गिरफ्तारी हुई है, अवनीश कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही हुई है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। अवनीश कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, अवनीश बताइए, फिर मैं गुंजा के पास जाऊंगा। अफसोस मैं गुंजा को भूल गया था। जी बिल्कुल, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस का कहना है कि उनके पास जब प्राथमिक सबूत आए तभी ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस ने गिरफ्तारियां हवा में नहीं की हैं। पुलिस के पास प्राथमिक सबूत आए, उसको उनको गिरफ्तार किया और अदालत भी अगर रिमांड दे रही है तो अदालत ने उसमें देखा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य इनके खिलाफ मौजूद हैं, तभी इनको 4 दिन की रिमांड पर दिया गया। और जो समय आने पर पुलिस का कहना है कि जो फुटेज है ये सब अदालत के सामने रखा जाएगा, ना कि मीडिया से शेयर किया जाएगा। एक तरह से गौतम नवलखा और उनके देश प्रधानमंत्री जी को मारने की बात कर रहे थे इफ्रा जान, लेटर आए हुए हैं, सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं। और गौतम नवलखा की गिरफ्तारी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुई है। कैसी कानून की छात्रा है, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं पता इफ्रा। पुलिस से चलूंगा गुंजा के पास। गुंजा बताइए ये पिंजरा तोड़ गैंग क्या कर रहा था। उसके बाद मैं चलूंगा शोएब जमाई के पास, शोएब भाई के पास। गुंजा बताइए, सीसीटीवी फुटेज पुलिस क्यों नहीं दिखा रही है? दीपक, डॉक्टर अरे कोर्ट को दिखाएगी, आपको मेरे को नहीं इफ्रा जान जी। कानून की विद्यार्थी है, कैसी बात करती है। जो पूरे भारत में हुआ उसमें हमें एक चीज देखनी चाहिए कि यहाँ पर इन्होंने बार बार महिलाओं को आगे किया, चाहे वो पिंजरा तोड़ हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन हो, हर जगह इन्होंने महिलाओं को आखिर क्यों आगे किया? वो इसलिए आगे किया क्योंकि आम तौर पर इस समुदाय की महिलाएं आगे नहीं आती हैं तो उनके ऊपर किसी को शक नहीं होगा, और कोई भी अगर प्रशासन उनके ऊपर हाथ उठाएगा या जबरदस्ती उन्हें हटाने का प्रयास करेगा तो वापस से आरोप प्रशासन पर ही आ जाएगा। ये तो बहुत सोची समझी साजिश थी। जहां तक बात है कि भाई कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था इस प्रोटेस्ट का, इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि आप किसी को पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजर ही नहीं था। तो कहीं पे पिंजरा तोड़ था, जो जैसे ही ट्रंप आए और उन्हें लगा कि शाहीन बाग को हटाया जाएगा, उन्होंने सीलमपुर में चले गए। जैसे ही उन्हें लगा कि अब शर्जील इमाम उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने उनका साथ दे दिया। अगर आप पिंजरा तोड़ की ट्विटर हैंडल पे जाइए, उनके ट्विटर हैंडल पे पिछले 1 साल से किसी भी महिला मुद्दे को नहीं उठाया है उन्होंने कहा है भारत माता की जय। जब लोग बोलते हैं तो वो जवाब देते हैं हम भारत की माता नहीं बनेंगे। ये है पिंजरा तोड़ की सच्चाई। तो ये सिर्फ एक एजेंडा चलाने के लिए था, भारत में उग्रवाद पैदा करने के लिए था, डिस्टेबलाइज करने के लिए था। और इसीलिए जो कानूनी कार्रवाई हो रही है हमें उस पर कोई भी शंका नहीं दिखानी चाहिए। प्रोफेसर दत्त ने अभी बहुत अच्छे से पर्सनल गारंटी ले ली इन लोगों की, बट मुझे नहीं पता वो किस बिना पर इन लोगों की पर्सनल गारंटी ले रही हैं। ठीक है शोएब जमाई जी, आपने महिलाओं को आगे किया, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट है उनका। जिन लोगों को ABCD और जो उर्दू की बेसिक जबान होती है उनको नहीं पता, 24 घंटे में देश की हर मुस्लिम महिला को पता लग गया कि CAA के बाद उनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। अरे इतनी जागरूकता 70 साल में फैला लेते शोएब जमाई तो आपकी कम्युनिटी की हालत ही ना होती। जी नहीं, देखिए दीपक भाई, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे नाराज इसलिए होता हूं क्योंकि आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आप मेरी बातों को बुरा ना मानिएगा। सर मैं तो कभी बुरा मानता ही नहीं। आपने मुझे बोला आप मोदी के उसमें मुजरा कर रहे हैं, मैंने कहा मैं शोएब जमाई के घर में मुजरा करने को तैयार हुआ, अगर वो देशभक्ति की बात करेंगे तो। मैंने तो यहां तक बोल दिया, मैं आपसे कभी नाराज नहीं होता। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होती है। देखिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि भाई उन औरतों को कुछ आता जाता नहीं है, आपने कैसे उनको यहां से ले आए। मैं आपको एक बताऊं कि इस देश में लेबर लॉ है, मजदूरों के लिए कानून है। मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत मजदूरों को लेबर लॉ का सारा व्याख्यान मालूम होगा। लेकिन क्या इस देश में मजदूर आंदोलन नहीं होते हैं? उन सारे मजदूरों के नेता मजदूरों को उनका अधिकार समझाते हैं या नहीं समझाते हैं? तो अगर शोएब जमाई या फिर कोई लोग शाहीन बाग में महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक और चेतना पैदा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? पहला पॉइंट। झूठ फैला रहे हैं, बुरी बात यह है। जागरूकता पैदा करना अच्छी बात है, झूठ फैलाना बुरी बात है। सिंपल शोएब जमाई। अब ठीक है भाई, एक पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया, 2 पॉइंट और बाकी, मैं आराम शबनम मैं आ रहा हूं आपके पास। सेकंड, जी बस मैं बात कर लूं फिर आप। बिल्कुल शोएब भाई। सेकंड पॉइंट ये है कि मैं आपके पत्रकार साहब की बात बहुत गौर से सुन रहा था और ये अक्सर हमें मिले भी हैं, कई बार शाहीन बाग में इनसे मुलाकात हुई और हमने देखा भी। तो देखिए आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम इस बात का यहां से सपोर्ट नहीं करते हैं कि किसने यहां जाफराबाद में बिठाया औरतों को और क्या, लेकिन उसके बाद आप वहां गए, क्या आपको मालूम नहीं है कि वहां पे एक जो 2000 के जमाने में जो
पुरानी दिल्ली से जो 298 मुस्लिमों के दुकान को वहां बसाया गया था, वो पूरी की पूरी 298 दुकानों को जला के राख कर दिया गया। मुझे ये बताइए कि वो जलाने वाले जो दंगाई थे, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? तीसरी बात यह है कि आप बार बार शाहीन बाग को कश्मीर और पाकिस्तान से ये जोड़ने का, ये जो आप निकल जाते हैं ना बार बार बाहर, ये ठीक नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र और संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी कानून का विरोध कर सकते हैं, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ तब भी। बिल्कुल कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि रोड जो घेरा गया है उस पर कोर्ट अपना फैसला देगा। अगर गलत है कोर्ट तो वो हम उसका एक्सेप्ट सर, मुझे विरोध करने से आपत्ति नहीं है, गलत नैरेटिव से विरोध करने पर आपत्ति है, रास्ता रोकने पर आपत्ति है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत कहा। भाई सुप्रीम कोर्ट से इसी सिलसिले में लगातार हेगड़े साहब के साथ हमारी बातचीत हो रही है। मैं तीनों हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट में 3 हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की शाहीन बाग को, ये तीनों हियरिंग में मैं कोर्ट नंबर 12 में मौजूद था और उन दंगा पीड़ितों की भी सारी कहानी और दर्द हमने अपनी आंखों से सुने हैं और देखे हैं तमाम चीजें। इसलिए मैं बता रहा हूं दीपक भाई, ये लोकतंत्र और संविधान की ही इज्जत है, वरना किस माई की लाल में हिम्मत थी कि हमारी समाज की औरतों को 500 रुपए और बिरयानी में तोल दे और खामोश रहे। वरना किसकी हिम्मत? ठीक है, मैं सीधे शबनम के पास जाता हूं, लेकिन शोएब भाई एक राइडर जोड़ते हुए शबनम के पास जाऊंगा। लोकतंत्र और संविधान की ही यहाँ से इज्जत है, समझिए इस बात को। एक राइडर जोड़ते हुए जाऊंगा, सुप्रीम को ये शाहीन बाग शोएब जमाई जब भी बैठते हैं बोलते हैं मुसलमान परिवारों को जला दिया गया, मुसलमानों को मार दिया गया, अपने आप को आप नेशनलिस्ट कहते हैं। कभी अंकित शर्मा की हत्या को भी उठा देते हैं, कभी ये भी आलोचना करते हैं कि ताहिर हुसैन के घर में एसिड, गुलेल, रॉड, तेजाब क्यों इकट्ठा था, कभी इसकी भी आलोचना करते। कैसे देशभक्त हैं आप? एक ही तरफ की बात आपको दिखती है। शबनम खान, क्या मानते हैं इनका नैरेटिव क्या है? शाहीन बाग का नैरेटिव क्या देश के साथ था या देश के खिलाफ था? मैं साफ तौर पर कहता हूं कि जो दंगों में शामिल हुआ मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जो एक तरफा बिठाया गया, ये जैसे ही बिठाया गया था एकदम क्लियर कट था। और कहते हैं ना कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, उसके ऑर्गेनाइजर जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो बहुत सारे लोग थे जो अराजकता फैलाने वाले थे, जो पीछे मास्टरमाइंड, आप गुंडों का देखते हैं ना मास्टरमाइंड कौन काम कर रहा है, मास्टरमाइंड काम कर रहे थे। आप कह रहे किसी औरत को किसी ने मना नहीं किया, जानकारी लेने के लिए भी मना नहीं किया, सरकार ने खुद बुलाया, जानकारी चाहिए हमारे पास आइए। ये शोएब जमाई जैसे ही लोग थे जो भड़काने का और पीछे से उनको चलाने का काम कर रहे थे। इनको भी अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये भी वहां का बड़ा प्रवक्ता बताते हैं अपने आप को। अगर शर्जील इमाम और ये इन्होंने शर्जील इमाम को भी बचाने का काम किया, इसका मतलब इनकी भी मंशा वही थी जो शर्जील इमाम की थी, तो इनको भी अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो पुलिस को कहूंगी इनको भी पकड़ के पूछताछ की जाए और पता लगाया जाए क्या प्रवक्तागिरी करी तुमने इतने दिन, क्या देखा तुमने वहां पर। मुस्लिम बहनों का इस्तेमाल किया तुम लोगों ने, सीधी सादी औरतों को उन पढ़ी लिखी लड़कियों ने बेवकूफ बनाया जाकर कि देखो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर दिया गया है, तुम्हें देश से निकाल देंगे नरेंद्र मोदी जी। ये भड़काते हो तुम, और वो सिर्फ सत्ता के लालच में करते हो तुम सब लोग। क्या पिंजरा तोड़ क्या किया रहा है उन्होंने उन महिलाओं के लिए? पिंजरा किसके लिए तोड़े? आवारागर्दी करवाएं तुमसे, महिलाओं को गलत रास्ते पे ले जाने के लिए छूट दे दें, वो पिंजरा तोड़वाएं तुमसे। औरतों के लिए हम भी काम करते हैं, हम भी सारी महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करते हैं, हमें तो कोई उंगली नहीं उठाता। क्यों आप ही की पिंजरा तोड़ गर्ल पकड़ी गई है? ठीक है, मैं सीधे सवाल लेकर प्रोफेसर दत्ता जी के पास चलता हूं। प्रोफेसर दत्ता, मेरा सीधा सवाल है, 1 साल से आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, मैं 1 साल से पिंजरा तोड़ ग्रुप का ट्विटर हैंडल देख रहा हूं, महिलाओं के बारे में कोई बात लिखी नहीं जाती उसमें। चाहिए सबक सिखाने के लिए भारत माता के लिए कि हम भारत की माता नहीं बनेंगे, ये कौन सा नैरेटिव है इस देश में? प्रोफेसर दत्ता बताइए। देखिए, उनका जो प्रोटेस्ट है वो पितृसत्ता के खिलाफ है और उनके जो तरीके हैं वो आज की बात नहीं है। जब से वो लोग ये काम कर रहे हैं तरह तरह के उनको मुश्किलों की सामना करना पड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि इस बार पहली बार उनके ऊपर कोई उंगली उठा रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोला तो मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर है वो? प्रोफेसर दत्ता हैबिचुअल ऑफेंडर है वो, आदतन अपराधी जिसको बोलते हैं।
खड़े होते हैं तो एक तबके के लोग आके उनको बदनाम करते हैं। ये तबका कौन है मैडम, ये भी बता दीजिए, मालूम पड़ जाएगा। वैलेंटाइंस डे में ये बच्चे खड़े होके बोलते हैं इस तरह के सेक्सुअल अब्यूज नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल इन्यूएंडोज नहीं होना चाहिए, तो एक तबका उधर खड़ा हो जाते हैं। आप देखिए इस तरह के कोई भी फाइट बहुत मुश्किल चीज है। वो लोग एक प्रोग्रेसिव विचारधारा को मानते हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन उनको दंगाइया बोलना, उनके साथ कश्मीर वहाबी आपको क्या क्या बोल रहे हैं, ये सारे नैरेटिव जब आप खेल देंगे तो लोग कुछ भी सोचे, लेकिन ये मैं दंगाई नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कह रही है, मैं दंगाई नहीं बोल रहा हूँ। अदालत में पुलिस इसको लेकर गई है और बकायदा अदालत ने रिमांड दी है, मैंने दंगाई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस बोल रहे हैं हम छानबीन कर रहे हैं, उस छानबीन करने दीजिए तो पहले जय हिंद बोलिए, पहले देश के लिए खड़े होइए। मुझे बोल रही थी गुंजा खुद किस तरह से शाहीन बाग में उनके भी पर्दाफाश हुआ था, ये सबको पता है। आप लोग ऐसे काम मत कीजिए कि एक यहाँ देखिए, ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपने शाहीन बाग को हटाने कैसे काम का क्या मतलब है? नहीं प्रोफेसर दत्ता, आप एक निजी प्रहार कर रही हैं, अब आप जवाब दीजिए, अब आप जवाब दीजिए। प्रोफेसर दत्ता, आपने निजी प्रहार किया है, अब आप जवाब दीजिए। आपको क्या पता है क्या हुआ था उस दिन? आपको क्या पता है उस दिन क्या हुआ था? शाहीन बाग भारत का हिस्सा नहीं है? लॉकडाउन शाहीन बाग में जाना मना है या फिर बुर्का पहनना किसी का एक विशेष अधिकार है? आप चार्जशीट लाइए, जो भी कार्रवाई मैडम चार्जशीट तो आएगी, चार्जशीट तो आएगी, ड्यू प्रोसेस अप्लाई है। गुंजा बताइए, फिर मैं शबनम के पास जाऊंगा। गुंजा बताइए, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। आप उनका नहीं कर सकते हो लॉकडाउन के नाम जी, पे। ये कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर गए और हमारा पर्दाफाश हुआ। पहली चीज वहाँ पे किस चीज का पर्दाफाश हुआ? हम पर्दाफाश करने गए थे कि आखिर शाहीन बाग में हो क्या रहा है। हम जब जामिया में डिबेट करने गए तो हमें वहां से हटा दिया गया। शाहीन बाग गए तो वहां पे जो हुआ वो सबको पता है। हमारा छोड़िए, दीपक जी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वहां पर किसी भी स्वतंत्र पत्रकार को जाने की अनुमति क्यों नहीं थी? मिस प्रोफेसर दत्ता, अगर आपका पिंजरा तोड़ का नियत सही होता, अगर वो वाकई में महिलाओं के लिए काम कर रहे होते तो मेरे अधिकारों के लिए भी खड़े होते, लेकिन नहीं, नताशा को और देवीना को अपना एजेंडा चलाना था, इसलिए। ठीक है, गीता दत्त जी के पास जाता हूँ। गीता दत्त जी, आप खुद पढ़ाती हैं, बच्चों के बीच में रहती हैं, मुझे ये बताइए ये विचारधारा क्यों? मोटिवेटेड ग्रुप है, अपने निहित स्वार्थ के लिए आप चला रहे हो, गीता दत्त जी, महिलाओं को के अधिकार के लिए नहीं चला रहे हो। अभी लॉकडाउन हुआ है, कितने सैनिटरी नैपकिन आपने बांटे? अगर आप देखेंगे तो जैसे ही देखिए, विश्वविद्यालय में जब छात्राएं आती हैं तो वो छात्राएं अभी जैसे स्कूल से आई होती हैं, तो वहां जब उनको इस तरह की ये जिस प्रकार की एक ये स्वच्छंद विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, वो उन्हें लगता है कि शायद यही जो है आगे का रास्ता है, लेकिन उन्हें उस समय मालूम नहीं होता कि इसके पीछे एक कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है, इसके पीछे क्या सोच है। और आप ये बताइए कि ऐसा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर किसी को के पास होनी चाहिए, आर्टिकल 19 में हमारे संविधान में भी ये दी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कोई राइडर है कि नहीं? क्या आप विरोध के नाम पे हिंसा भड़काने का अगर आप काम करेंगे तो ये आपत्तिजनक तो होगा ही, और आपत्तिजनक ही नहीं, इसके ऊपर सिर्फ महिला होने के कारण अगर किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर अगर हमला होता है और उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है, तो सिर्फ क्योंकि कोई महिला इस कारण से क्या उसका छोड़ जाना या उसके ऊपर कोई आरोप न लगाना, क्या ये कहीं से भी जायज है? जो अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो अपराध है, और उसमें कानूनी पूरी तहकीकात होने के बाद अगर पता लगेगा तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई और सजा तो होनी ही चाहिए।
क्योंकि नहीं तो आगे आने वाले समय में विश्वविद्यालयों में अगर इस प्रकार की सोच, अगर ये हिंसक प्रवृत्ति अगर आएगी तो ये तो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इफ्राम मुझे बताइए, आपने इतने सारे राइडर्स लगाए, इफ्राम एक बात का जवाब चाहता हूं। अवनीश ने लगातार शाहीन बाग का आंदोलन कवर किया, मैंने कवर किया, हम सब लोग। ये अवनीश जब जाता था तो माइक की आईडी छिपानी पड़ती थी, नाम कुछ अली खली कुछ बताना पड़ता था। क्यों होता था भाई इफ्राम, बताइए। जी, पहली बात तो ये, मैं और मेरे बहुत सारे साथी जो थे, अलग अलग समाजों के साथी थे, शाहीन बाग गए। दूसरी बात बार बार बताती कि शाहीन बाग को इसके साथ मत जोड़िए, शाहीन बाग का एक भी इंसान अरेस्ट नहीं हुआ है। तो क्यों बार बार ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ये शफूरा जरगर कौन है? ये शफूरा जरगर कौन है? ये शर्जील इमाम जामिया में दिखा था कि नहीं अमानतुल्लाह खान के साथ? बताइए, जवाब दीजिए। ये नताशा और देवांगना दिखाई दी थी कि नहीं जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इफ्रा, जवाब दीजिए प्लीज। अरेस्ट हुई है क्या? शाहीन बाग की कोई महिला अरेस्ट हुई है? तीसरी बात यहाँ बोली जा रही है, ये शफूरा जरगर कौन है? जामिया की नहीं है क्या? जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की नहीं है क्या? बताइए। जामिया का अरेस्ट अलग है, जो शाहीन बाग के साथ कनेक्टेड नहीं है। तीसरी बात बताई जा रही है कि पिंजरा तोड़ जो है वहाबी सोच है। क्या वहाबीज्म जो है महिलाओं के पूरे अधिकारों की बात करता है? क्या वहाबीज्म कहता है? माफ कीजिएगा, पिंजरा तोड़ वहाबी नहीं बोला, मैंने बोला शाहीन बाग की सोच वहाबी थी। शाहीन बाग की सोच वहाबी थी। आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वहाबीज्म और पिंजरा तोड़ की अलग अलग सोच है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे लोगों को पॉलिटिकल अरेस्ट किए हैं। इन्होंने गौतम नवलखा को भी अरेस्ट किया, सुधा भारद्वाज को भी अरेस्ट किया। आज 2 साल से इन्होंने चार्जशीट फाइल नहीं की है। गौतम नवलखा भी अरेस्ट हुए, उसी के बाद पालघर हुआ इफ्रा। थोड़ा रिसर्च आप भी कर लीजिए, करिए, नहीं तो मुझसे मांग लिया करिए। मई में अरेस्ट हुए गौतम नवलखा, 2 साल से नहीं हुए, मई में अरेस्ट हुए गौतम नवलखा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद। इफ्रा थोड़ी रिसर्च कर लिया करो, मैं भेज देता हूं आपको भी व्हाट्सएप पे। शबनम, क्लोजिंग कमेंट आपके। बीजेपी की सरकार ने डॉक्टर कफील खान को भी अरेस्ट किया। आपने क्या कफील खान ने किया था? ठीक है, फिर करेंगे इस पे बात। शबनम प्लीज क्लोजिंग कमेंट। था और औरतें, दीपक जी, ये प्री प्लान्ड एजेंडा था, ये आतंक फैलाने का एजेंडा था जो दिल्ली दंगे की तरफ लेकर गए। ये बाद में इन्होंने औरतों का इस्तेमाल किया, औरतों को बैठाया, औरतों को पट्टी पढ़ाकर बैठाया, बुद्धू बनाकर बैठाया, ये इनकी हेडेक है। लेकिन इन्होंने औरतों का इस्तेमाल किया मुसलमानों को कहकर कि सीए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आपको देश से भगा देगी। सीधी सादी औरतें भी और जो इनके जैसी चालाक औरतें थी वो भी सब मिक्स होकर वहां पर बैठकर एजेंडा चलाते थे, देश कैसे तोड़ा जाए। देश में आप तोड़ने की कुछ ऐसी कोशिश करेंगे तभी इस सरकार को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी उसको नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा नेताओं के द्वारा चलाया गया एजेंडा था। और नेता आपको पता है कौन कौन थे, उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल थे। मैं यहीं पर इस बहस को रोकूंगा, लेकिन इफ्रा इस बात पर बहस करेंगे हम कि गौतम नवलखा कब अरेस्ट हुए थे, कैसे कैसे अरेस्ट हुए, कितनी बार कोर्ट गए बचने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्यों कहा कि जेल में डालना चाहिए इसको। फिलहाल आज की इस बहस में इतना, लेकिन पिंजरा तोड़ ग्रुप दिल्ली दंगों में कैसे इन्वॉल्व था, इसको लेकर हर छोटी बड़ी खबर हम आपको न्यूज नेशन चैनल पर लगातार दिखाते रहेंगे अवनीश के साथ। फिलहाल एक ब्रेक।